नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। 21वीं शताब्दी को वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और कठिन प्रतिस्पर्धा का दौर माना जा रहा है। इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में कुछ खिलाड़ी प्रतियोगी खेलों में सफल होने के लिए क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थों या तकनीक का सहारा ले रहे हैं। डोपिंग में पकड़े जाने पर उनका कैरियर तबाह हो जाता है और वह कहीं के नहीं रहते। खेलों में डोपिंग का बढ़ता चलन सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है। यदि हम अभी नहीं चेते तो खेलो इंडिया झेलो इंडिया बन जाएगा। गुजरात राष्ट्रीय खेलों में शामिल 10 खिलाड़ी डोप टेस्ट में फंस गए हैं। इनमें 7 पदक विजेता खिलाड़ी शामिल हैं। यह पहली बार है जब लॉन बाउल्स का भी खिलाड़ी डोप में फंसा है। वहीं डोपिंग की पुष्टि के चलते राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह 11 अक्टूबर 2021 को बीटा 2 एगोनिस्ट हिगेनामाइन के लिए डोप में फंसी थीं। उनका प्रतिबंध इस साल 10 जुलाई को समाप्त होगा। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय खेलों में नाडा की ओर से सैंपलिंग की गई थी। राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी की टेस्टिंग में 2 वेटलिफ्टर, 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता संजीता चानू, चंडीगढ़ की वीरजीत कौर डोप में फंसी हैं। दोनों ने गुजरात में रजत पदक जीते थे। कुश्ती में 97 किलो में स्वर्ण जीतने वाले हरियाणा के दीपांश और रजत जीतने वाले रवि राजपाल स्टेरॉयड मिथेनडियोनान के लिए 100 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की डी यांड्रा स्टेरॉयड स्टेनोजोलाल के लिए लान बाउल में एकल का रजत जीतने वाले पश्चिम बंगाल के सोमेन बनर्जी डायूरेटिक्स एपलेननान के लिए और फुटबॉल का कांस्य जीतने वाली केरल की टीम के सदस्य विकनेश वीटा 2 एगोनिस्ट टरब्यूटालाइन के लिए पॉजिटिव पाए गए। 7 पदक विजेताओं के अलावा साइकिलिस्ट रुबेलप्रीत सिंह, जुडोका नवरूप कौर और वुशु खिलाड़ी हर्षित नामदेव भी डोप टेस्ट में फंसे हैं। इन 10 में से 8 खिलाड़ियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विकनेश और सोमेन बनर्जी पर अस्थायी प्रतिबंध नहीं लगा है। उनके नमूने में वाडा की स्पेसिफाइड सूची में शामिल स्टिमुलेंट और बीटा 2 एगोनिस्ट पाए गए हैं। दीपा कर्माकर की जहाँ तक बात है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ITA के अनुसार उनका नमूना अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ की ओर से आउट ऑफ कंपटीशन टूर्नामेंट से बाहर लिया गया था। इस मामले को केस समाधान समझौते के तहत सुलझाते हुए उन पर 21 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। 11 अक्टूबर 2021 के बाद से उनके सभी परिणामों को निरस्त कर दिया गया है। ओलंपिक खेलों में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत वर्ष 1968 के ओलंपिक में हुई, लेकिन इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन पहली ऐसी संस्था है जिसने 1928 में ही डोपिंग को लेकर नियम बनाए थे। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने डोपिंग को लेकर मेडिकल काउंसिल बनाई, जिसका काम डोप टेस्ट करना था। वर्ष 1920 में सबसे पहले डोपिंग के अंतर्गत खेलों में कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। डोपिंग में आने वाली दवाओं को 5 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है: स्टेरॉयड, पेप्टाइड, हार्मोन, नारकोटिक्स, डायूरेटिक्स और ब्लड डोपिंग। ज्ञातव्य है कि डोपिंग का संजाल सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और इसके चंगुल में विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी फंस चुके हैं। रियो ओलंपिक से पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत ने डोपिंग को लेकर रूस की अपील खारिज कर दी थी।
जिससे रूस की ट्रैक और फील्ड टीम रियो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई थी। यहाँ तक कि बीजिंग ओलंपिक 2008 के 23 पदक विजेताओं समेत 45 खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। बीजिंग और लंदन ओलंपिक के नमूनों की दोबारा जांच कराई गई और इसमें कुल 98 खिलाड़ी नाकाम रहे थे। क्रिकेट में भी कई डोप के मामले सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न को 2003 विश्व कप के दौरान डोप टेस्ट में दोषी पाया गया। दक्षिण अफ्रीका के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके जांच की रिपोर्ट आई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए और उन्हें वापस भेज दिया गया। वार्न पर 1 साल का प्रतिबंध भी लगा था। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर भी डोप टेस्ट की गाज गिर चुकी है। वर्ष 2006 में डोपिंग में फंसने के बाद शोएब पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा था। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग भी डोप टेस्ट के शिकार हो चुके हैं। साल 1993-94 के दौरान फ्लेमिंग डोपिंग में फंसने पर कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हुए थे। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर भी डोपिंग का डंक लग चुका है। टीम इंडिया के बल्लेबाज रहे यूसुफ पठान भी 2017 में डोपिंग में फंस चुके हैं। उन्हें भी प्रतिबंधित पदार्थ टरबुटेलाइन लेने के लिए पॉजिटिव पाया गया था। बीसीसीआई ने पठान पर 5 माह का निलंबन लगाया था। भारत में पहली बार डोपिंग का खुलासा वर्ष 1968 में हुआ। दिल्ली के रेलवे स्टेडियम में 1968 के मैक्सिको ओलंपिक के ट्रायल चल रहे थे। ट्रायल के दौरान कृपाल सिंह 10,000 मीटर दौड़ में भागते समय ट्रैक छोड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गए। उनकी जांच में पता चला कि कृपाल सिंह ने नशीले पदार्थ का सेवन किया था ताकि वह मैक्सिको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद तो भारत में डोपिंग के कई मामले सामने आए और कई खिलाड़ियों को इसकी सज़ा भी मिली। दरअसल डोपिंग है क्या, इसके टेस्ट कैसे होते हैं, हम आपको बता दें कि ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल को जांचने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। किसी भी खिलाड़ी का किसी भी समय डोप टेस्ट लिया जा सकता है। यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा या फिर दोनों की ओर से किया जा सकता है। जांच के पहले चरण को ए और दूसरे चरण को बी कहते हैं। ए पॉजिटिव पाए जाने पर खिलाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी चाहे तो एंटी डोपिंग पैनल से बी टेस्ट सैंपल के लिए अपील कर सकता है। यदि खिलाड़ी बी टेस्ट सैंपल में भी पॉजिटिव पाया गया तो उस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस जांच में खिलाड़ियों के मूत्र को वाडा या नाडा की लैब में टेस्ट किया जाता है। नाडा की लैब दिल्ली में है और वाडा की लैब विश्व के अनेक देशों में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोपिंग में पकड़े जाने पर सिर्फ खिलाड़ी ही कसूरवार है? क्या इसके लिए दूसरे लोग यानी प्रशिक्षक और उसके साथ रहने वाले लोग दोषी नहीं हैं? इस मामले पर खेलपत ने मंजूषा कमर से बात की। मंजूषा कमर अपने ज़माने की लाजवाब शटलर रही हैं। मंजूषा का कहना है कि भारतीय खिलाड़ी कभी भी जानबूझकर डोपिंग का सेवन नहीं करते। खिलाड़ी तो सिर्फ खेलना जानता है और जीतना चाहता है, लेकिन जब कभी वह प्रतिबंधित दवा के सेवन में पकड़ा जाता है तो पूरा दोष खिलाड़ी का ही माना जाता है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसा कि रियो ओलंपिक में भारतीय पहलवान नरसिंह यादव के साथ हुआ। यह बात भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही मंजूषा कमर ने कही। मंजूषा इंडियन ऑयल दिल्ली के मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की जीत पर उससे जुड़ी उसकी पूरी टीम, कोच, ट्रेनर, डाइटिशियन जश्न मनाती है। ठीक उसी तरह डोपिंग में दोषी पाए जाने की सज़ा सिर्फ खिलाड़ी को मिलती है, टीम को नहीं। ऐसी स्थिति में टीम को भी बदलना चाहिए। 2010 में भारत की 4 एथलीटों को डोपिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। यदि आप इनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनका तो पूरा करियर ही खत्म हो गया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। मंजूषा के मुताबिक खिलाड़ी जब इंडिया कैंप में होते हैं तो महीनों तक अपने घरों से दूर रहते हैं। ऐसे में उनका कोच और ट्रेनर ही माता पिता होता है। भारत में कैंप में रहने वाले खिलाड़ी गरीब तबके से आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सीने पर भारत की जर्सी पहनना और पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाना। चूँकि मैं खुद इंडियन आयल्स में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर रही हूँ, लिहाजा हर खेल के खिलाड़ियों के दर्द को पहचानती हूँ। असल में हमारे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के ओलंपिक में 50 पदक जीतने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। इस तरह की प्लानिंग तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। दुनिया भर में सबसे अच्छे प्लान भारत में ही बनते हैं, ज़रूरत है उनके अमलीकरण की। इस प्लान में हर 3 महीने की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। आप जापान को ही लें, जापान ने पिछले 5-6 सालों से ही बैडमिंटन की शुरुआत की है और रियो ओलंपिक में उसने बिल्कुल नई टीम भेजी थी और युवाओं से कहा था कि देख कर आओ क्या ओलंपिक का माहौल होता है। असल में उसने 2024 के ओलंपिक की तैयारी के लिहाज से बैडमिंटन खिलाड़ियों को भेजा था। भारत में एकाएक बैडमिंटन की लोकप्रियता का कारण बताते हुए मंजूषा कहती हैं कि जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को तैयार करता है तो इसमें सफलता जरूर मिलती है। गोपीचंद खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें सरकार का भी सहयोग मिला और आज साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के रूप में ओलंपिक पदक विजेता हमारे पास हैं। यही फार्मूला चीन, जापान और कोरिया ने भी अपनाया हुआ है। भारत में भी पूर्व खिलाड़ियों का अनुभव नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यही नहीं, कोचिंग के साथ ही ट्रेनर और डाइटिशियन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा इन तीनों का होना बेहद ज़रूरी है। मंजूषा की बात में दम भी है। वह जो कुछ कह रही हैं डोपिंग को लेकर बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल सारा का सारा दोष सिर्फ खिलाड़ी का नहीं होता। निसंदेह खिलाड़ियों को शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए प्रशिक्षक ही प्रेरित करते हैं। ये कहने में दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी आज डोपिंग के संजाल में फंसती जा रही है और उसका कैरियर तबाह होता जा रहा है। इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में परवान चढ़ रहा है। वहाँ भी नाडा द्वारा खिलाड़ियों के सैंपल लिए जाएंगे और कई बार नाडा की टीमें भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों में भी खिलाड़ियों का सैंपल लेने जाती हैं और शक्तिवर्धक दवाएं लेने वाले खिलाड़ी भाग खड़े होते हैं, जो कि चिंता की बात होनी चाहिए। दरअसल हमारी सरकारों को चाहिए कि बेशक खेलों पर हम उतना ध्यान न दें, लेकिन जो गलत प्रक्रिया खिलाड़ी अपना रहे हैं उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए, वरना सारा का सारा तमाशा बेमजा हो जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया तो यह सबसे शर्म की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।